वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो लेक्चर सेकेंड। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, लाइकेन्स, फाइकोबाइंट, माइकोबाइंट क्या है, ये पूरे डिटेल्स में देखे थे। अभी कुछ अलग सी बातें, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको कि वायरसेस जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो ये क्या है, ये मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड नाम से क्या पता चलता है आपको? नाम से पता चलता है कि ये न्यूक्लियस में होता है। बराबर है, बराबर है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस में ही नहीं होता, दूसरी जगह पर भी होता है। कौन सी? देखो, these are the मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये कौन है एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिस है। क्यों बेसिस है? क्योंकि ये डिसाइड करता है, स्पेशली इसमें का डीएनए डिसाइड करता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स कैसे हैं। सो ये न्यूक्लिक एसिड्स, these are the मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अभी मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, ये दो वर्ड्स में क्लियर करता हूं। पहले मैक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा वर्ड क्लियर करता हूं पॉलीमर्स, तीसरा वर्ड क्लियर करता हूं मोनोमर्स। ओके, हाँ। मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मतलब इतने नहीं, बड़े बड़े मतलब लेंथ से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इसलिए उनको मैक्रोमॉलिक्यूल बोला। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो आप केमिस्ट्री में देखते हो, ये मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा है इनका। दूसरी बात, ये पॉलीमर्स है। मोनोमर्स ज्वाइन करके पॉलीमर बनता है। जैसे ये छोटे 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 यूनिट्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर एक लंबा मॉलिक्यूल तैयार होता है। इसका एक जो हर एक जो यूनिट है, ये हर एक यूनिट 1 to 7 फॉर एग्जांपल, ये इस यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। मोनो सिंगल, वन सेपरेट यूनिट मोनोमर। एंड मोनोमर्स जब एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं तब जाकर जो चेन तैयार होती है, उस चेन से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है आप उसको बोलते हो पॉलीमर। पॉलीमर इसको कहते हो। अभी तीनों टर्म्स क्लियर हो गए, मैक्रोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स, मोनोमर्स, इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। अभी न्यूक्लिक एसिड, these acids were discovered for the first time inside the nucleus। इनको सबसे पहले न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया, दैट इज व्हाई इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये जो है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका नेचर जो है, नेचर एसिडिक है, इसलिए उनको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। डिस्कवरी कैसे होगी? देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिशर। ये जो फ्रेडरिक मिशर है, इन 1869 फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने, ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक पेशंटला जखम झालेली होती, त्या जखमेला एक पट्टी बांधलेली होती। ती पट्टी काढली डॉक्टरांनी, तर त्या पट्टीला काही पस लागलेला होता, पू जखमेतला। तो उसको इन्होंने लैब में टेस्ट किया, तो उनको पता चला, अरे इसमें तो कुछ ऐसा मटेरियल दिख रहा है जो हर एक सेल के न्यूक्लियस में दिख रहा है। मुझे हर एक सेल के न्यूक्लियस में दिख रहा है। ये जो न्यूक्लियस में मटेरियल इन न्यूक्लियस, इनको क्या पता चला, कुछ मटेरियल उस पस में, पस मतलब 1.5 WBC थे, व्हाइट ब्लड सेल्स थे, आता रक्तामधले WBC 1.5 थे। उस WBC के व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस में इनको कुछ मटेरियल दिखा। उसको क्या बोले पता नहीं था। ये न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया था ना, इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड का पुराना नाम है न्यूक्लिन। न्यूक्लिन बोला था उसको। बाद में पता चला, अरे
ये न्यूक्लिन तो एसिडिक इन नेचर है। सो बाद में अल्टमैन ये साइंटिस्ट है, इनको ऐसे पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक इन नेचर है। न्यूक्लिन जो है ये एसिडिक इन नेचर है, इसलिए न्यूक्लिन का नाम बदलकर बाद में रखा गया न्यूक्लिक एसिड, जो आज की डेट में भी हम यूज करते हैं नाम। सो थोड़ा सा रिवीजन, डिस्कवरी कैसे हो गई न्यूक्लिक एसिड की? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और एनआरएनए। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हो गई? फ्रेडरिक मिशर 1869 में ये स्टडी कर रहे थे पस पू जखमेतला। उन पस मतलब डेड WBCs होते हैं, उन WBC के न्यूक्लियस में इनको कुछ मटेरियल मिला, इसलिए उस मटेरियल को नाम दिया गया न्यूक्लिन, क्योंकि वो न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था। बाद में पता चला कि न्यूक्लिन का नेचर जो है वो एसिडिक है, इसलिए न्यूक्लिन का नामकरण न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया अल्टमन के द्वारा। सो अल्टमन इन साइंटिस्ट ने क्या किया? न्यूक्लिन का नामकरण न्यूक्लिक एसिड किया, क्योंकि बाद में पता चला न्यूक्लिन एसिडिक इन नेचर था। ये हो गई उसकी डिस्कवरी। बाद में बहुत सारी डिस्कवरी हो गई उसके बारे में, और हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डिटेल्स देखेंगे हम। आपके मन में 10th स्टैंडर्ड से ही इनके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि एग्जैक्टली है कैसे वो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, उनको पहले चैप्टर में पहले पेज पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह ये टर्म्स थी, एमआरएनए वगैरह वगैरह बहुत सारे, वो सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। आज के लेक्चर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। सो एक एक के बारे में देखेंगे। चलो अभी जाएंगे न्यूक्लिक एसिड की तरफ। न्यूक्लिक एसिड में पहला न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी काढून टाकणे, रिमूव, ऑक्सी ऑक्सीजन, राइबोज शुगर। ये ऐसी राइबोज शुगर है, ये ऐसी राइबोज शुगर है जिस राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया है, मतलब निकल गया है, ऐसी शुगर जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा गया है। ये शुगर इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कैसे बनता है ये डीएनए? 3 कंपोनेंट से बनता है। कौन से कंपोनेंट है? पहली है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका फॉर्मूला C5H10O4, इसका फॉर्मूला। ये कैसी है? पेंटोज शुगर है ये, पेंटोज शुगर। पेंटा मतलब 5, ऐसी रिंग है। लेकिन इस पेंटोज शुगर में कार्बन तो 5 है। सर आपने बोला ना पेंटोज शुगर है, पेंटा 1 2 3 4 5 पेंटा, तो कार्बन तो 5 है, तो ये क्या निकाला? यहां पर इन 5 कार्बन में से 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन रिंग के बाहर होता है। सो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, और ये जो 5वीं जगह है यहां पर ये O जो दिखाया गया है, केक के ऊपर चेरी रखी है जैसे, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। सो ये पेंटागोनल रिंग जो बनी है ना, वो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बनी है, और इस शुगर का 5वां कार्बन एटम रिंग के बाहर है। इज इट? ये हो गई डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब डीऑक्सी क्यों कहा इसको? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर, जनरली शुगर के कार्बन नंबर 2 पर HNOH होता है। यहां पर भी HNOH होता है, यहां पर HNOH होता है, OH HNOH ऐसे होता है। लेकिन यहां पर क्या है? कार्बन नंबर 2 में OH की जगह पर सिर्फ H है, एक ऑक्सीजन इसको कम है,
किसके कंपैरिजन में? आरएनए की शुगर के कंपैरिजन में। राइबोज शुगर, राइबोज न्यूक्लिक ऍसिड मतलब आरएनए, त्या आरएनएच्या कंपॅरिझन मध्ये याच्यामध्ये एक ऑक्सिजन कमी आहे म्हणून याला म्हणाले डीऑक्सी, एक ऑक्सिजन कमी असलेला डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, ये पेंटागोनल रिंग ये जो बनी है, पेंटागोनल रिंग कैसे बनी है? ये रिंग बनी है 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से, सॉरी 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से। और ये जो 5th नंबर वाला कार्बन है ये रिंग के बाहर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन रिंग के बाहर है। चलो ये हो गई। दूसरा मेंबर इसका होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉर्मूला H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, हम डीएनए के बारे में बोल रहे हैं तो डीएनए का बोलेंगे, डीएनए में और आरएनए में दोनों में ये अकेला ऐसा कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक है, इट डज नॉट कंटेन कार्बन। सो ये ऐसा अकेला कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और डीएनए और आरएनए के बाकी सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक है, लेकिन ये अकेला कंपाउंड ऐसा है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, इसको फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, बायोलॉजिकली फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहां पर होता है? पी से डिनोट करते हैं। ये अटैच्ड होता है 5 नंबर के कार्बन को, ये 5 नंबर का कार्बन है इस शुगर का, इस कार्बन को ये अटैच्ड हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से ये अटैच हो गया है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड इससे अटैच हो गया। और तीसरा मेंबर होता है नाइट्रोजन बेसिस, मैं यहां पर लिखता हूं तीसरा मेंबर, इधर लिखता हूं नाइट्रोजन बेसिस। सर नाइट्रोजन भी बोल रहे हैं आप, बेसिस भी बोल रहे हैं, क्या ये बेसिक है? हाँ ये बेसिक है, ये नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक साइक्लिक रिंग कंपाउंड है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं। सो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, क्या फर्क है इनमें? प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, इसको आप डाइसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हो, डबल रिंग, इसमें 2 रिंगा है। पाइरिमिडिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, एक ही रिंग है इसमें। सो प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड है, पाइरिमिडिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड है। प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड है, पाइरिमिडिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड है। तो ये अटैच कहां पर होते हैं? ये अटैच होते हैं फर्स्ट कार्बन एटम को, यहां पर अटैच होता है एन बेस, नाइट्रोजन बेस। फिर वो नाइट्रोजन बेस सर कौन होता है? कोई भी हो सकता है, प्यूरिन होता या पाइरिमिडिन, प्यूरिन या पाइरिमिडिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो यहां पर प्यूरिन्स जो है ना वो 2 प्रकार के हैं, पहला है एडिनाइन, ए से डिनोट करते हैं, दूसरा है गुआनाइन जो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और जो पाइरिमिडिन्स है ना ये 3 प्रकार के हैं, पहला साइटोसाइन, सी से डिनोट करते हैं, थाइमाइन, टी से डिनोट करते हैं, एंड यूरासिल, यू से डिनोट करते हैं। इसमें से यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है। सो अभी कम बैक अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में अगर देखें तो प्यूरिन बेसिस 2 है, एडिनाइन गुआनाइन, पाइरिमिडिन बेसिस 2 है, साइटोसिन थाइमाइन। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना ये एक दूसरे के साथ पेयर तैयार करते, कैसे आगे बताऊंगा मैं आपको। सो ये नाइट्रोजन बेस इस शुगर की, ये थी
पेंटोज शुगर, पेंटा मतलब 5, पेंटोज शुगर ये कौन है? तो ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये कौन है? ये दूसरा मेंबर है, फॉस्फेट ग्रुप है ये कौन है? तीसरा मेंबर नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू द शुगर एट कार्बन नंबर 1, और जिस बॉन्ड से अटैच होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड होती है। सो अभी ये तीनों को मिलाकर, तीनों को मतलब 3 मेंबर कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, ये उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये हो गया मोनोमर, ये एक मेंबर। ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन करके डीएनए बनता है। सो दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए, डीएनए का मोनोमर है ये, मतलब मोनोमर मतलब एक मेंबर, सिंगल मेंबर। सो ये सिंगल मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करके लंबी चेन तैयार होती है, दैट चेन इज कॉल्ड एज पॉलीमर। अभी इस पॉलीमर की चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मतलब मिनी, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे को ज्वाइन करके लंबी चेन तैयार होती है और उससे बनता है डीएनए का मॉलिक्यूल। ये डीएनए के मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन मैंने बताया आपको, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में देख रहे थे हम, अभी मराठी में बताऊंगा। न्यूक्लिक ऍसिडचा विषय बघत होतो आपण। न्यूक्लिक ऍसिड सगळ्यात पहिल्यांदा डिस्कवर केले गेले न्यूक्लियस मधनं, म्हणून त्यांना न्यूक्लिक ऍसिड म्हणाले। न्यूक्लिक ऍसिड वेर डिस्कवर बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 फ्रॉम द न्यूक्लियाय ऑफ द पस सेल। पस सेल्स मतलब डेड WBCs असतात, पस PUS, पस सेल्स आर देयर, डेड WBCs होते हैं वो, त्या डेड झालेल्या WBC असतात, व्हाईट ब्लड सेल, त्यांच्या न्यूक्लियस मधनं हे त्या ठिकाणी प्रेझेंट होते। त्यामध्ये असं समजलं की त्याच्यामध्ये एक सबस्टन्स आहे, जो ऍसिड, जो एक सबस्टन्स आहे विच वॉज फ्रॉम द न्यूक्लियाय ऑफ दॅट पस सेल। त्या सबस्टन्स न्यूक्लियस मध्ये होता ना, म्हणून त्याला न्यूक्लिन असं नाव दिलं गेलं होतं। नंतर अल्टमॅन यांच्या लक्षात आलं की हा न्यूक्लिन ऍसिडिक इन नेचर आहे, and that is why it was called as the nucleic acid. Basically nucleic acid दोन प्रकारचे असतात, DNA and RNA। पहिल्यांदा DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक ऍसिड, याला DNA का म्हणाले? कारण याच्यामध्ये एक ऑक्सिजन ऍटम कमी आहे, याच्या शुगर मध्ये कार्बन नंबर 2 ला एक ऑक्सिजन ऍटम कमी आहे, म्हणून याला डीऑक्सी म्हणले। डी म्हणजे रिमूव्ह, ऑक्सी म्हणजे ऑक्सिजन, एक ऑक्सिजन सेकंड कार्बन ऍटम पासून काढून टाकलाय, रिमूव्ह झालाय, दॅट इज व्हाय कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज ये शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, and this sugar containing acid is called as the deoxyribose nucleic acid, that means DNA। आता हा DNA बनलाय कसा? DNA कसा असतो सर? DNA तो असा असतो, असा आम्ही पाहिला DNA। आता तुम्ही इथं कुठं असं सांगितलं, अजून आता सांगणार आहे ना ते। हा DNA मी काय केलं, मैंने क्या किया, ये DNA ऐसे होता है, ये ऐसे, डिटेल्स बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। DNA का एक टुकड़ा लिया मैंने, ये तो ये कैसे बना है? तो ऐसे बना है। एक माळ असते पूर्ण, कशाची बनलेली असते? फुलांची। त्यातलं एक फूल कसं असतं ते सांगितलं मी तुम्हाला। माळ कशी असते? ती मण्यांची बनलेली असते। एक मणी कसा असतो?
ते इथं सांगितलंय मी तुम्हाला. सो यहां पर क्या दिया है मैंने कि एक स्ट्रक्चर कैसे है जिसको हमने मोनोमर बोला था. हा मोनोमर है. असे अनेक मोनोमर जॉइन करून चेन बनली है पॉलीमर. सो दिस पार्ट जिसको हमने मोनोमर कहा था वो था न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें पेंटोज शुगर के पहले कार्बन एटम को नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और फिफ्थ कार्बन एटम को फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से. ये नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, आइदर प्यूरिन और पाइरिमिडिन. प्यूरिन में फिर वो एडिनाइन हो सकता है या गुआनाइन. पाइरिमिडिन में वो साइटोसाइन हो सकता है या फिर थाइमिन. कौन होगा ये किस पर डिपेंड करेगा ये अभी बताऊंगा मैं आपको. यहां तक मैंने आपको बताया था ये तीन मेंबर का मिलाकर बना न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे लाखों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन करके एक चेन बनी है. दैट चेन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है ये डीएनए. कैसे बना है ये बताऊंगा मैं. इसके बारे में अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो. अभी थोडा डिटेल में बताऊंगा. मला पहिल्यांदा नाही का तुम्हाला 10वी झाल्याच्या कॉन्सेप्ट आहेत त्या मला क्लिअर करून द्यायचे तुम्हाला, कारण त्याचं घोडं कुठे नको आडायला पुढे 11th मध्ये किंवा 12th मध्ये गेल्याच्या नंतर. सो दिस कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लिअर्ड. पहिल्या चॅप्टर मध्ये स्टेट बोर्ड मध्ये तुम्हाला दिले होते हे, जसं मी म्हणालो आता. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले क्लियर करूंगा आपके, और बाद में हम आगे जाएंगे. इस लॉकडाउन के पीरियड में आप ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाकर. कोई है प्रॉब्लम तो मैं हूं. ओके, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे होता है. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अभी डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, बहुत सिंपल है. एक धागा लिया, दोनों को ऐसे कर दिया, तो वो जैसे एक दूसरे के ऊपर कॉइल होंगे वैसे उसका स्ट्रक्चर है. सो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ये अभी इतना डिटेल इतना ड्रॉ करना यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है उतना ड्रॉ करूंगा. ये देखो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. एक आश्चर्य की बात बताता हूं. आपल्या सेलमध्ये मतलब मॅमॅलियन सेलमध्ये एका सेलमध्ये मी बोलतोय फक्त ना, एका सेलमध्ये डीएनए ची लेंथ किती आहे. डीएनए ची लेंथ आहे 2.2 मीटर, याच्यापेक्षाही जास्त. इन अ सिंगल मैमेलियन सेल डीएनए की लेंथ होती है. सर सवाल ये है कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है ना डीएनए, तो न्यूक्लियस की साइज तो बहुत छोटी होती है. हाँ, 10⁻⁻⁶ मीटर. इतने कम जगह में इतना बड़ा डीएनए कैसे बिठाते हैं, कॉइल करके. वो कॉइलिंग कैसे वो आगे बताऊंगा. सबसे पहले बताता हूं डीएनए कैसा है. सो ये डीएनए है. ये डीएनए इस तरीके से है. डीएनए का ये जो पार्ट है ये, और दूसरा जो पार्ट है ये, मैंने 2 धागे बताए थे आपको. ये 2 धागे, हर एक धागा 2 धागा, इन धागों को बोलते हैं स्ट्रैंड्स. क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड्स. स्ट्रैंड्स बोलेंगे. स्ट्रैंड्स मतलब ये धागे हैं, दूसरा तीसरा कुछ नहीं. सो ये स्ट्रैंड, इसको अभी ये कॉइल है ना, एक दूसरे के ऊपर कॉइल है. अब इनको अनकॉइल करो और सीधे करो. इनको अनकॉइल करने के बाद ये धागे आपको ऐसे दिखेंगे.
ये धागे आपको ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखे ये धागे, ओके। और ये धागे एक दूसरे को ऐसे जॉइंट है कुछ बॉन्ड से। हाँ। अभी डीएनए ये कॉइल्ड फॉर्म में था, दिस इज नाउ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर, शिडी सारखं, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। ये लैडर में ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, और डीएनए के ये जो दो स्ट्रैंड है जैसे सीढ़ी के होते हैं ये पहिए, उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे उन दोनों स्ट्रैंड्स को, इन दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम जिसने किया है, ये बीच वाले ये जो स्टेप्स है ना, ये इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर, टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता, ये एक तो डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है। कैसे बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तैयार होते कैसे हैं। देखो इस तरीके से होते हैं। जर आपण या प्रत्येक स्ट्रँडचं केमिकल कॉम्पोजिशन पाहिलं तर ते असं दिसेल। हर एक स्ट्रैंड का केमिकल कॉम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले मैं इस स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। इधर ये पेंटोज शुगर, पहले पेंटोज शुगर ड्रॉ करके लेता हूं। ये पेंटोज शुगर है, हाँ। फिर उस पेंटोज शुगर को 5 नंबर के कार्बन एटम को फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, ओके। बाद में कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस है, मैं हमारे कन्वीनियंस के लिए कोई भी यहां पर ले रहा हूं। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमीन, गुआनाइन, ऐसे है समझो। इसी क्रम में नहीं होती, इनका क्रम अलग भी हो सकता है, रादर होता है। अभी ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 न्यूक्लियोटाइड हो गए यहाँ पर। अभी सवाल ये है कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को कैसे ज्वाइन होते हैं? तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कैसे होता है? इस तरीके से वो होता है। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये 5। एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन। न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन जो होता है उधर OH ग्रुप फ्री होता है, OH। तो इसका OH ग्रुप, इसका कार्बन एटम इसके साथ पेयर करता है इस तरीके से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ बन गया। अब हो गया एक स्ट्रैंड डीएनए का। सो ये जो बॉन्ड है ना, ये फॉस्फेट के कारण जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं फॉस्फो, फॉस्फेट के कारण। डाई दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ईस्टर, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, RCOOR ग्रुप आप सीखेंगे केमिस्ट्री में, ईस्टर ग्रुप जो होता है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स इसको कहते हैं। सो दो न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे को ज्वाइन करके रखने का काम जो करता है बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम है जेम्स बॉन्ड नहीं, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। सो द टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, सक्सेसिव, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, एक के बाद एक आने वाला, एक के बाद एक आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो ज्वाइन करने का काम ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स करते हैं। अभी डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड तो मैंने बताया आपको, सर अभी दूसरा क्या ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे होता है, लेकिन उल्टा, उल्टा होता है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है ना, ये एक दूसरे को पैरेलल तो है
पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है, एक इस डायरेक्शन में जाएगा एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में है दूसरा इस डायरेक्शन में हो, सो दिस टू स्ट्रैंड्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, एंटी मतलब अपोजिट, तो ये उल्टा ड्रॉ करूंगा मैं अभी इसको, उल्टा कैसे, ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा उल्टा, शुगर को उल्टा ड्रॉ किया, अभी शुगर उल्टी हो गई यहां पर, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी अभी चेंज हो गई, मतलब ये कार्बन नंबर 1 राइट को था, अब ये कार्बन नंबर 1 इधर आएगा लेफ्ट को, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 है। पेंटोज शुगर सॉरी पेंटोज ये जो फॉस्फेट था, सॉरी फॉस्फेट इधर लेफ्ट साइड को था, इधर राइट को जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप अपोजिट है ना इसके, एंटी पैरेलल है, फॉस्फेट ग्रुप इधर गया, फॉस्फेट ग्रुप इधर गया, इज इट, अभी ये हो गई 1 2 3 4 5, 5 शुगर हो गए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड तब जाकर कंप्लीट हो गए जब मैं यहां पर नाइट्रोजन बेसेस निकालूंगा, कौन से निकालो नाइट्रोजन बेसेस, कौन से भी निकालो सर, नहीं जमता वैसे, हमेशा याद रखिए एक स्ट्रैंड के ऊपर ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड पर कौन सा नाइट्रोजन बेस हो, मतलब यहां पर अगर एडिनाइन होता है तो यहां पर थाइमिन होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग ऐसे होती है, एडिनाइन ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड विथ थाइमिन, साइटोसाइन ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ गुआनिन, हमेशा याद रखो, एडिनाइन डबल बॉन्ड तैयार करता है थाइमिन के साथ, साइटोसाइन तैयार करता है ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप, मतलब ऐसा लिख सकते हैं T डबल बॉन्ड A और G ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर T है डबल बॉन्ड, यहाँ पर G है तो यहाँ पर C है ट्रिपल बॉन्ड, C है तो यहाँ पर G है ट्रिपल बॉन्ड, T है तो यहाँ पर A है डबल बॉन्ड, G है तो यहाँ पर C है ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे, ये तो है न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने वाले, ये इस तरीके से हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, ये देखो अभी ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल था ना, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है एग्जैक्टली, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये बीच के 1 2 3 4 5 ये जो है बीच के, दिस आर द हायड्रोजन बॉन्ड्स, म्हणून मी म्हणालो होतो तुम्हाला का हायड्रोजन बॉन्ड्स आयदर डबल बॉन्ड असतात किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतात, सिंगल बॉन्ड नाहीये तिथे, आणि हा स्ट्रँड इकडे, हा स्ट्रँड इकडे है, अभी देखो या स्ट्रैंड या पूर्ण इस शुगर को अगर आप देखें तो इसका 5th कार्बन एटम फ्री है जहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, तो ये इस पूरे स्ट्रैंड में 5th कार्बन एटम फ्री है, इसलिए उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड, 5th कार्बन एटम फ्री है ना, यहां पर 3rd कार्बन एटम फ्री है 1 2 3 4 5, 3rd फ्री है, 3rd कार्बन एटम को OH ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड, एक 5 प्राइम एंड दूसरा 3 प्राइम एंड, आप उसको C5 एंड या C3 एंड बोल सकते हो, इधर उल्टा होगा, यहां पर 1 2 3 तीसरा फ्री है OH तो उसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड, तो दूसरा ऑफ कोर्स होगा 5 प्राइम एंड, तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये हमेशा कैसे होते हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड ऐसे है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा उल्टा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस तरीके से ये दो स्ट्रैंड्स इंडिकेट करते हैं कि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एकमेकांना ते एंटी पैरेलल आहेत, ऑपोजिटली पैरेलल आहेत, असे पैरेलल आहेत, असे नाही, असे पैरेलल आहेत, असे, सो दे आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल टू ईच अदर, हे झालं डीएनए चं स्ट्रक्चर.
इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या आता. कोणती? सर आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली आहे की हे हायड्रोजन बॉन्ड तयार करताना एक प्युरिन बेस असतो तर एक पायरिमिडिन असतो. एक पायरिमिडिन आहे तर दुसरा प्युरिन, सॉरी एक प्युरिन आहे तर दुसरा पायरिमिडिन आहे. असं का? दोन्ही प्युरिन किंवा दोन्ही पायरिमिडिन का नाही? त्याचं कारण सांगतो. ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऐसे कॉइल्ड होता है. कॉइल्ड है, कॉइल्ड मतलब कैसे? स्पायरल बाइंडिंग करतो बघा आपण, स्पायरल बाइंडिंग. त्याला आपण असं बघितलं की अजून नळीसारखं दिसतो, तसं तो कॉइल्ड है. तो गोल है आतून दिसलं तर गोल, दैट इज वाई उसको डायमीटर है. उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम. डीएनए का डायमीटर जनरली होता है 20 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर है, ये मेंटेन करने के लिए एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन होता है. कैसे? प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड है, पायरिमिडिन सिंगल रिंग कंपाउंड है. अगर इस पेयर में समझो दोनों प्यूरिन्स होते, ये डबल रिंग कंपाउंड है और ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, लेकिन दोनों प्यूरिन्स होते तो ये भी डबल रिंग होता. डबल रिंग, ये बॉन्ड ये बढ़ जाता और इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाता. अगर दोनों भी पायरिमिडिन होते, दोनों भी समझो पायरिमिडिन होते, सिंगल रिंग कंपाउंड होते, तो इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस, वहां पर क्या होना चाहिए कि एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन होना चाहिए, तब जाकर वो वहां पर बॉन्ड तैयार कर सकता है. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड. इस तरीके से प्यूरिन पायरिमिडिन में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताई है. दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. आय होप तुम्हाला कळालं असेल बेसिक पासून सगळं. नसेल कळालं तर तुम्ही मला विचारू शकता. हा, आता हा डीएनए होता, ये डीएनए था. ओके, ये उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे. जनरल डायग्राम ऑफ डीएनए. ओके. हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करते हो डीएनए को, तो डीएनए होता है एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे. तो इसमें एक बात ऑब्जर्व करो कि इसमें जो ये पार्ट होते हैं ना, ये खाच, खड्डे, खड़गे, दिस आर कॉल्ड एज द ग्रूव. इनको बोलते ग्रूव्स, खड्डे. उसमें से जो ज्यादा डीपर होता है उसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, आणि जो जास्त खोलगट नसतो त्याला म्हणतात मायनर ग्रूव. मेजर मायनर अल्टरनेटली असतात. एक समजा हा मेजर ग्रूव आहे, मेजर ग्रूव पासून हा मायनर, हा परत मेजर, हा मायनर ग्रूव आहे. मेजर मायनर मेजर, ये परत मायनर आहे समजा फॉर एक्झाम्पल. सो परत मेजर, एका मेजर पासून दुसऱ्या मेजर पर्यंत किंवा एका मायनर पासून दुसऱ्या मायनर पर्यंत, एका मेजर पासून दुसऱ्या मेजर पर्यंत किंवा एका मायनर पासून दुसऱ्या मायनर पर्यंत चा जो एक वेढा असतो, एक कंप्लीट टर्न असतो, दिस इज कॉल्ड एज द टर्न, किंवा त्याला म्हणतात हेलिक्स, किंवा त्याला म्हणतात गायरी म्हणतात. त्याची लेंथ किती असते? त्याची लेंथ असते 34 एंगस्ट्रॉम, त्याची लेंथ असते. आणि त्याच्यामध्ये किती नायट्रोजन बेस पेयर्स असतात? त्याच्यामध्ये असतात 10 बेस पेयर्स म्हणतोय मी, 10 बेस पेयर्स असतात. म्हणजे इकडचा एक पेयर, इकडचा एक पेयर, अशा 10 बेस पेयर्सनी म्हणून एक कंप्लीट टर्न किंवा हेलिक्स बनलेला असतो 34 एंगस्ट्रॉमचा.
हे झालं जनरल गोष्टी डीएनए विषयी। और अगर आपको कोई पूछता है कि डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है, तो डीएनए पर होता है निगेटिव चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज वाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना है, डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में है जूलॉजी में, लेकिन जब कभी टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। सो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी कुछ बातें, बेसिक बातें कौन सी है, मी तुम्हाला म्हणालो होतो आजच्या लेक्चरमध्ये की हा जर डीएनए एवढा लांब आहे तर मग तो एवढा छोटूसा न्यूक्लियस मध्ये कसा काय बसवलेला आहे बरं? तर त्याचं कारण आहे त्याची कॉइलिंग, कॉइल केलेला आहे। कुणावर कॉइल केलाय? हा आहे असा, हे बघा हा भोरा आहे, भोरा, हा भोरा आहे आणि याच्यावर दोरी गुंडाळली, अशी दोरी गुंडाळली, त्याला असं केलं, फिरतो तो। तर तसं इथे तर फिरणार नाही कोणी, पण इट इज अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ अ प्रोटीन। डीएनए वर कोणता चार्ज म्हणालो मी आता? निगेटिव्ह चार्ज। सो निगेटिव्ह चार्ज इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह चार्ज। सो इथे काय माहितीये का की एक पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटीन आहे इथं, पॉझिटिव्हली चार्ज्ड प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, इस हिस्टोन प्रोटीन पर ये डीएनए इस तरीके से कॉइल किया गया है और दोनों को मिलाकर मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियस, सोमा बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर जिस पर डीएनए रैप किया गया है ऐसी बॉडी न्यूक्लियोसोम। इन न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। वो सेल डिवीजन के वक्त हम देखेंगे क्या है करके, बेसिक बातें मैंने बताई थी आपको उस दिन। सो मतलब हमारे जब 4 लेक्चर्स हुए थे तब, अगर नहीं बताई है तो फिर से मैं बताऊंगा किसी एक लेक्चर में जब उसका काम पड़ेगा तब। इस तरीके से यहाँ पर डीएनए हो गया, म्हणजे हे छोटे छोटे हिस्टोन असे एकमेकांजवळ येऊन त्याच्यावर डीएनए गुंडाळ, दुसरा हिस्टोन त्याच्यावर डीएनए, तिसरा हिस्टोन त्याच्यावर डीएनए, असं गुंडाळून एक तयार झाले स्ट्रक्चर। म्हणजे आपण काय केलंय, एक फळ घेतले, ऍपल घेतलं, त्याला दोरी गुंडाळली, वरती काढली, पुन्हा दुसरा ऍपल, दोरी गुंडाळली त्याला, म्हणजे एवढी मोठी दोरी तर काही ऍपल्सवर गुंडाळली तर ती छोटी होते, तिची माळ तयार होते ना, दॅट वन ऍपल प्लस दोरी त्याला म्हणतात न्यूक्लियोसोम, आणि त्याची माळ जी तयार झाली त्याला क्रोमॅटिन म्हणतात। तुम्ही सेल डिव्हिजनचा चॅप्टर पाहिलाय, सेल डिव्हिजनचा स्टेट बोर्ड वाल्यांनी, तर त्यांनी त्याच्यामध्ये शब्द आला असेल तुम्हाला क्रोमॅटिन, तर तो हाच क्रोमॅटिन आहे। मी तुम्हाला जेव्हा सेल डिव्हिजनचा चॅप्टर येईल त्यावेळेला आणखी डिटेल्स त्याचे सांगणार आहे। ओके, हे झालं डीएनए विषय। आय होप डीएनए तुम्हाला कळलाय, नाही कळला तुम्ही मला विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये। आता आपल्याला काय करायचंय ना, प्रोसिडिंग टुवर्ड्स आरएनए, काही गोष्टी आरएनए विषयी शिकू आपण, इंट्रोडक्टरी असतील त्या। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक ऍसिड, आरएनए। काय याला राइबोज का म्हणलं, कारण याच्यातली, क्योंकि इसके जो शुगर है ये राइबोज शुगर है, और इस राइबोज शुगर में जो एक ऑक्सीजन एटम लेस था डीएनए की शुगर में, वो यहाँ पर लेस नहीं है, वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई द शुगर इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। अभी आरएनए जो है उसका केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखें, मतलब केमिकली तो कसा बनलाय हे जर पाहिलं तुम्ही, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए अगर आप देखें तो हा पण 3 गोष्टींचा बनलेला आहे। पहिला म्हणजे राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर आहे ती, राइबोज शुगर C5
H10O5 उसका फॉर्मूला। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, दैट फॉस्फोरिक एसिड इज सिमिलर H3PO4, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द DNA. आणि तिसरे आहेत नायट्रोजन बेसेस. नायट्रोजन बेसेस मग ते दोन प्रकारचे आहेत, यू नो व्हेरी वेल, प्युरिन्स अँड पायरिमिडिन्स. प्युरिन्स दोन प्रकारचे आहेत, ॲडेनाइन गॉनाइन. पायरिमिडिन दोन प्रकारचे, साइटोसाइन आणि युरासिल. याच्यामध्ये थायमिन नसतो. आरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पर होता है यूरासिल. सो द थायमिन इन डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए. ओके, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से ही बना है. सेम न्यूक्लियोटाइड, सेम. ये राइबोज शुगर है, पहले कार्बन एटम को यहां पर नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है, नाइट्रोजन बेस. फिफ्थ कार्बन एटम को फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. ये बन गया न्यूक्लिक एसिड शुगर, सॉरी ये बन गया न्यूक्लियोटाइड. सर इस न्यूक्लियोटाइड में और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में और इसमें दो फर्क है. एक शुगर में डिफरेंस है, इसमें राइबोज शुगर होती है, इसलिए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को आप राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हो, और अगर वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है तो आप उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हो. ये फर्क है दोनों में. दूसरा, नाइट्रोजन बेस में फर्क है. यहां पर नाइट्रोजन बेस एडेनाइन गॉनाइन साइटोसिन यूरासिल, चारों में से कोई एक हो सकता है. उधर एडेनाइन गॉनाइन साइटोसिन थायमिन, इन चारों में से कोई एक हो सकता है. ये हो गया उसका न्यूक्लियोटाइड के बारे में. अभी उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं कैसे है. आरएनए के दो प्रकार है. बेसिकली आरएनए के दो प्रकार है. पहला प्रकार है जेनेटिक आरएनए और दूसरा प्रकार है नॉन जेनेटिक आरएनए. एक बेसिक बात जी मी बाजूला ठेवली ती सांगतोय तुम्हाला जाताना. जेनेटिक आरएनए मतलब the RNA which acts as the genetic material. जो कोणता आरएनए जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करतो त्याला म्हणायचे जेनेटिक आरएनए. आणि जो काम करत नाही, डज नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए किसमें होता है? सिर्फ कुछ वायरसेस में. सम वायरसेस आर देयर, जिसको हमने रेट्रोवायरसेस कहा था, जिनमें उनका जो न्यूक्लियोइड होता है ना, न्यूक्लियोइड, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की जगह पर आरएनए हो सकता है. सभी वायरसेस में नहीं होता, कुछ वायरसेस में होता है. तो सिर्फ वो एक केस है कि वहां पर जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट हो. सो जेनेटिक आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वेयर डीएनए इज एब्सेंट. जहां पर डीएनए एब्सेंट है वहां पर जेनेटिक मटेरियल का काम करने के लिए जो आरएनए काम करता है उसका नाम है जेनेटिक आरएनए. और जिस ऑर्गेनिजम्स ने, बाकी सभी वायरसेस को छोड़ के बाकी सभी जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वहां पर दूसरा मतलब कौन था? द वन एंड ओनली प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन तयार करण्याचं काम करण्यासाठी जे आरएनए प्रेजेंट है उनको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए. ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं करते. मतलब दिस आरएनए आर नॉट एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल. उस जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं करते वो. सो क्या करेंगे फिर? ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे. ये नॉन जेनेटिक आरएनए के तीन प्रकार होते हैं. उनके काम क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, वो सब बताऊंगा. पहला होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. दूसरा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए.
तीसरा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये 3 प्रकार होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको ये तीनों के टाइप, उनके स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा। अभी बेसिक बात जो मैं आपको बताने वाला था, सर हे सगळं खरं झालं, डीएनए शिकलो, आरएनए शिकलो, पण ते असतंय कुठं? इट इज प्रेजेंट, डीएनए 2 जगह पर प्रेजेंट है, बेसिकली मेनली न्यूक्लियस में, और दूसरा कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रियन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियन ये जो सेल ऑर्गेनेल है, आप उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो। ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियन इस तरीके से होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हो गए आरएनए के बारे में कुछ बातें, डीएनए का बता रहा था मैं आपको, वो बताऊंगा। हाँ, डीएनए स्ट्रक्चरली 2 प्रकार का हो सकता है। एक हेलिकल, जो स्ट्रक्चर अभी हमने यहां पे देखा, दूसरा सर्कुलर। हेलिकल डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियन में, पावर हाउस ऑफ द सेल, और दूसरे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ये 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए। बाकी किसी भी सेल ऑर्गेनेल में आपको ये जेनेटिक मटेरियल नहीं दिखाई देगा। और जो आरएनए है, वो आरएनए कहां पर प्रेजेंट होता है? तो आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियन में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, और राइबोसोम्स में भी है, एंड सो ऑन, ये प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये कुछ बातें मैंने बताई आपको डीएनए एंड आरएनए के बारे में। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? जो मैंने 3 टाइप आपको बताए थे, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, इन तीनों टाइप के डिटेल्स, वो काम क्या करते हैं, उनको वैसा नाम क्यों पड़ा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस एग्जैक्टली करते कैसे है, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। डोंट वरी, ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछकर क्लियर कर सकते हो। और एक बार ये बातें 12th में आएंगी, और एक बार नीट के वक्त आएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, नहीं समझो बार बार पूछो, समझेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी की बातें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे।